हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ES मैथमेटिक्स पाठशाला में। तो जैसा कि अभी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। इनइक्वालिटी को हम पहले पढ़ा चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने 4 लेक्चर में फिनिश कर दिया है। तो आज हमारा जो टारगेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी के सभी क्वेश्चंस को एक साथ कवर करना। लगभग हम यहाँ 200 से प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 से 3 लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे। मैक्सिमम 3 लेक्चर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो और हमारा जो रहेगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहेगा और इसके क्वेश्चंस आपको हर कंपटीशन में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे LT ग्रेड हो, GIC लेक्चरर हो, UP TGT PGT RPSC सेकेंड ग्रेड या बिहार TRE 4, तो किसी भी स्टेट का TGT PGT अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारा मोबाइल नंबर 8630804037, ठीक है, इस पे हमें कांटेक्ट कर लेना है। जो भी जानकारी है आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। UP TGT PGT LT ग्रेड GIC सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो LT ग्रेड GIC लेक्चरर वाले बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको इसको मिस नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा जो मेनली फोकस करके बैच बनाया गया वो इसी के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देख लेते हैं। तो हमने जो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था उसमें एक चीज़ नहीं बताई थी। बताइए क्या, मतलब वो चीज़ें होती नहीं है उसमें, बट अभी क्वेश्चंस को जब मैंने देखा था तो उसमें वो आए हुए थे, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास ये 2 लाइनें हैं। 2 लाइनों में हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या क्या कहानी आ सकती है। तो पहला केस अगर हम बात करें कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट बटे x का कोफिशिएंट, ऐसे ही y का, अगर ये इक्वल नहीं है तो इस केस में हमारे पास जो लाइनें होती है वो इंटरसेक्ट लाइनें होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ये। अब आप इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब इस तरह से एक जगह पे वो कट कर रही होंगी, और जब भी यहाँ पे कैसा होगा तो होगा क्या? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा मेरे भाई? यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय सॉल्यूशन, ठीक है। अद्वितीय सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो होगा कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा मेरे भाई? कंसिस्टेंट। ये पूरा पॉइंट एक साथ आप याद कर सकते हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक जगह कट करता है, जितने बिंदु पे कट करेगा उतने सॉल्यूशंस होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है मेरे भाई? जब भी सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एक मिले या इनफाइनाइट मिले, 2 नहीं होते इसमें, या तो सीधे एक होगा या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब वही सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, मान लो ये लाइनें पैरेलल भी हो सकती, जैसे A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू आ जाए C1/C2, तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं इस तरह से रहेंगी, ठीक है। जिनके बीच का गैप हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो इनमें हमारा कोई रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी तो होगा हमारा नो सॉल्यूशन। क्या होगा? कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में हमेशा लिखेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तीसरा जो केस है हमारा A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा इसको पहले, ठीक है। ये होती है कॉन्साइड लाइन। कॉन्साइड को बोलते हैं समपाती, ठीक है। मतलब एक लाइन ये है और इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन फिर इसी के ऊपर है, तो पहली लाइन दूसरी लाइन को हर जगह कट कर रही है, मतलब हर पॉइंट पे कट कर रही है। तो कितने पॉइंटों पे कट कर रही है आप काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या होती है कॉन्साइड लाइन? इसमें कितना होता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल होंगे हिंदी में बात करें। और जब भी हल होगा तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को मैंने सब एक साथ मिक्स करके करवा दिया है आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, कॉन्साइड लाइन होंगी, ठीक है, यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन के केस में यूनिक, नो या इनफाइनाइट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है।
बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इनके बेस में आपको भी क्वेश्चंस मिलने वाले, ठीक है। आगे चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। थ्योरी में अगर कोई नया अगर देखेंगे, अगर आता है तो थ्योरी में ऐड करवा देंगे या साथ में ही बता देंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। देखिएगा ये स्टार्ट करना है, ठीक है। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ने वाले, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। तो इसके लगभग इस बुक में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभी देखिए बताते हैं आपको। 227 क्वेश्चन इस बुक में है, तो 227 के 227 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और बाकी जो नई बुक आई है, अगर आपने ये 227 क्वेश्चन कर लिए तो नई बुक में भी जितने क्वेश्चन है ना वो भी आप लगा लेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप वही क्वेश्चन लगाइएगा जो मतलब के हैं। बट ऐसे तो इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं करने होते, बट मैं अधिकतर क्वेश्चन करा दूंगा जो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस की तरह लगेगा कि जिसको कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही क्वेश्चन एक का दो बस स्किप करूँगा, बाकी सारे करा दूंगा, ठीक है। बट आप लोग उतना ही करिएगा जितना सफिशिएंट है। मैं बता दूंगा हर क्वेश्चन को कराते समय कि मैं करा दूंगा, बट आपको बोल दूंगा कि ये अपने मतलब का नहीं है, इस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूथ बुक सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, इसमें कई सारे स्टेट्स का, ठीक है, और हायर का भी क्वेश्चंस दे रखा है। तो आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि पूरी यूथ को एक तरफ से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आप महारत आप सोचें कि हम एक तरफ से क्वेश्चन करेंगे और बैठे हैं अटक रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना करिएगा। देखो पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 माइनस का 3abc। इसका फार्मूला होता है, अब बार बार नहीं बताऊँगा, और ये सारे फार्मूले लिखवा चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अगर हमारी ये वैल्यू जो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो इधर वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। अभी अगर ये वैल्यू 0 है तो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो 3abc इधर चला जाएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो मान होगा वो 3abc के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान रखना abc कौन से, ये जिनकी घातें लगी हैं ना, तीन घातें हटा के अंदर की जो वैल्यू है बस उनको हमें जोड़ के देखना 0 हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में जरा यही देख लो, घातें 3 लगी है ना, तो अंदर देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, प्लस वाई माइनस वाई से कट गया, जेड माइनस जेड से कट गया, तो ये क्या हो गया, अंदर की सभी वैल्यू का योग 0 हो रहा है। अब 0 हो रहा है तो ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा 3xy, ठीक है। 3abc, ए की जगह ये पूरा है, बी की जगह ये है और सी की जगह ये है, तो हमारा बन जाएगा 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और नीचे लिखा था ये 9 बार एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अगर आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझाना नहीं होता तो ये क्वेश्चन करने की इतनी लंबी ज़रूरत ही नहीं थी, ओरली देख ही बता देते, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा ही है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने दे रखा है, अब ये मुझे आपको करके बताना पड़ रहा, नहीं तो मैं तो बहुत एक ऐसे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि आपको अगर एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर हमें चाहिए होता तो +2 करना पड़ेगा, ठीक है, या -2 करना पड़ेगा, वो फार्मूले से चलो समझाता हूँ। जैसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर हमें माइनस में वैल्यू चाहिए थी, तो इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a भी आने वाला था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 11, और 11 माइनस 2 कितना बच गया, 9। इधर स्क्वायर चल रहा बराबर 9, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब इसका क्या कर लो, घन कर लो, इसका घन कर लो, माइनस में भी आएगी बट आपको प्लस वैल्यू ही यूज करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसका हमें क्या चाहिए, 3 पावर चाहिए, तो 3 पावर कर लो, a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी, और बराबर 3 का घन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये तो हमें निकालना ही है।
3 और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से ही कितनी दे रखी थी, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 निकाल लिए थे और ये 27 हो गया। ठीक है, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, 3 3 9, 9 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में लिखा है 2 की पावर n माइनस 15 बराबर एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना था क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। ये आया है यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एडिड ठीक है स्कूल होते हैं, ठीक है, उनके लिए है। कौन से, जो हायर वाले एडिड स्कूल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हायर में भी होते हैं, एक जीडीसी होता है गवर्नमेंट राजकीय, ठीक है, डिग्री कॉलेज, और एक होता है एडिड डिग्री कॉलेज भी होते हैं। तो एडिड वालों का है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 की पावर 15। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है, अभी ये क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट करके सही से लिखा नहीं है। ठीक है, इनने दोनों के बारे में कुछ नहीं बता रखा, ना तो n के बारे में कुछ बताया, ना x के बारे में। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखते समय किसी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, जबकि n और x के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। ठीक है, अब नीचे आंसर दे दिया, x और n के बारे में कुछ बोला नहीं। बट मैं बता देता हूँ, यहाँ n और x दोनों इंटीजर फॉर्म में हो, n तो नेचुरल नंबर है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट x के बारे में तो बोलना चाहिए, x बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर से है। ठीक है, अब मान लो अगर n की वैल्यू मैं 1 लगाता हूँ तो वो नेगेटिव रहेगा, और किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो सबसे पहले 4 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू 4 लगाएंगे तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और 16 में से 15 घटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और x का स्क्वायर भी फिर यहाँ से 1 ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं मान लो 5 लगाता हूँ, 5 लगाऊंगा तो 32, और 32 में से घटाऊंगा तो फिर वर्गमूल में आ जाएगा, क्योंकि x भी इंटीजर ही चाह रहे हैं ये। ठीक है, अगला करेंगे 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है मेरे भाई, 64, और 64 में से 15 जाएगा, n वैल्यू अगर 6 लगा रहे तो 64, और 64 में से 15 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो 2 वैल्यू पे इंटीजर दे रहा है। ठीक है, एक तो 4 पे दे रहा है और एक 6 पे दे रहा है। ठीक है, यही इन्होंने आंसर में दे रखे, इससे बड़ा आंसर दिया नहीं है। ठीक है, तो हम इन दोनों आंसर के साथ 4 और 6 पे जा सकते हैं। ठीक है, x यहाँ पे इंटीजर है, बट इन्होंने आंसर में तो लिखा है, बट क्वेश्चन में नहीं लिखा था ये बात। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि fx जो है वो ax² प्लस का 2bx और प्लस 1। ठीक है, a एंड b आर पॉजिटिव रियल, a और b जो है हमारे दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है कि b² लेस देन a है, अर्थात b² a से कैसा है, छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे इन्होंने यही पूछा कि fx क्या होने वाला है, तो उस चीज़ को हमें समझना है। तो वो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट से ही हम चेक कर सकते हैं। तो d निकाल लेंगे कि d क्या आ रहा है निकल के। ठीक है, d निकल के क्या आ रहा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर हम d ग्रेटर देन, और इन्होंने यहाँ भी बोला एक चीज़ को कि a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड v² लेस देन a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। तो d का मान देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो d का मान क्या आने वाला है, क्योंकि आंसर इनने ग्रेटर देन और लेस देन में ज़्यादा दिए हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन के साथ ही चलेंगे। तो d का मान अगर मैं निकालता हूँ तो d कितना हो जाएगा, 2b², 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4a और c ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूँ। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये कितना हो जाएगा 4b² और ये आ जाएगा 4a ग्रेटर देन 0। तो अब और ये जी कितना 4 अगर हम कट करेंगे, अभी आप d निकालिए खाली, ये लेस देन बेस देन बाद में कर लेंगे। ठीक है, उसको छोड़ो भी, इक्वल में अभी बस खाली d का मान देखिए क्या आ रहा है। तो d बराबर हमारा आ जाएगा 4 कर लेंगे कॉमन, b² माइनस का a बचा, और v² माइनस a में इन्होंने क्या बोला कि a कैसा है, बड़ा है, b छोटा है। अब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव छोटी है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आने वाली है कैसी, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। नेगेटिव नंबर कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। तो d का मान कितना आ गया मेरे भाई, लेस देन 0 आ गया। अब d अगर लेस देन 0 है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, अब d लेस देन 0 है तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। और रूट्स अगर इमेजिनरी हो गए तो आपको पता है कि जो हमारी जैसे इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, बहुत फेमस इक्वेशन है, और इसको बार बार हम यूज करेंगे डायरेक्टली। कॉम्प्लेक्स में बहुत पढ़ाया है, इसके रूट जो होते हैं ओमेगा और ओमेगा² होते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे सेट एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है। दोनों रूट्स हमारे इमेजिनरी हैं, बट इनमें पूरे की वैल्यू देखिए, ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा। एक्स का कुछ भी मान लगा के देख लीजिएगा,
एक्स का कुछ भी मान लगा के देख लीजिएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल सेट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखो हर क्वेश्चन आपको यूथ की तरह नहीं करना है, अगर आप यूथ की तरह क्वेश्चन करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा और आप मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे टाइम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पहले दिन हमारा थोड़ा स्पीड स्लो रहता है, क्योंकि पहले दिन क्वेश्चनों का हमें आपको सही तरीके से समझाने का ढंग बताना होता है, ठीक है। जब पहले दिन हम क्वेश्चन करा देते हैं, दूसरे दिन अपने आप स्पीड डबल हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। आज स्लो इसलिए है क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चंस का धीरे धीरे आपको मेथड पता चल जाएगा और कुछ क्वेश्चन रिपीट करने लगेंगे, तो आधी चीज़ें कॉमन होके सॉर्ट हो जाएगी। अब इन्हें लिखा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ठीक है, x² + px + 12 बराबर 0। क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 1, मतलब इनके रूट्स अगर मान लो अल्फ़ा बीटा हैं तो इनका अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इन्होंने p का मान पूछ लिया। अब देखो सिंपली मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने एक फार्मूला बताया था, रूट ऑफ डिफरेंस का जो फार्मूला बताए थे वो आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। ये फार्मूला बताए थे, ठीक है, √d/mod a। mod a का मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ से अगर हम निकाल लें तो यही हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा है और क्वेश्चन में डिफरेंस बन दे रखा है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू √d/mod a हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दे रखा है, तो d निकाल लेंगे, d यहाँ से निकलेगा b² - 4ac करके निकालेंगे, ठीक है। तो d क्या होता है, d होता है b² - 4ac मेरे भाई, ठीक है। तो d b² - 4ac। अब b की वैल्यू यहाँ पे p दे रखी है, तो p² माइनस का 4, a का मान 1 है और c का मान 12 है, तो ये आ गया p² - 48। तो डायरेक्ट रख देंगे p² - 48 और बटे x² का कोफिशिएंट 1 है और 1 का मॉड 1 ही रहेगा, तो नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। अब रूट हटाएंगे तो ये 48 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, तो p² बराबर 49, तो p बराबर आ गया ±7। बस इतने शॉर्ट में आप क्वेश्चन कर लिए, नहीं तो इनका मेथड करेंगे तो करते रह जाएंगे। हालांकि ये मतलब ठीक है मेथड, बाकी आपको शॉर्ट करना है तो कुछ तो नया सोचना पड़ेगा ना। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको कुछ तो ज़रूर नया मिला होगा और आपकी एक सोच बढ़ गई होगी कि ऐसे भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा दिए वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये बात समझ लेना, इसलिए आपको नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जो मैंने 4 लेक्चर आपको दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ये 3 घात का कोई समीकरण है, 3 घात का कोई भी एक समीकरण दे रखा है, तो 3 घात के समीकरण में क्या करेंगे, पे थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बढ़िया दिखेगा, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है फिर, वैल्यू बहुत कम आएगी। एक सेकेंड थोड़ा, ठीक है, देखते हैं अगर एडजस्ट हो पा रहा है तो इतने पे ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है ना क्वेश्चंस को, तो ये बड़ा दिखना भी चाहिए आपको, बट ये दिक्कत ये हो जाएगी फिर बार बार पेज आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इतने पे ही रखिए, ठीक है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी आप बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो पेज फिर वो इधर उधर निकल जाएगा ना, फिर आधा दिखेगा नहीं लिखा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में समझने का कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने ये बोला 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो बहुत सारे क्वेश्चन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ये कह रहे हैं इसके 2 रूट, एक कितना 4 है और एक कितना है -4 है, तीसरा रूट नहीं पता, हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पहला रूट प्लस दूसरा प्लस तीसरा, सम ऑफ रूट्स हो गया। और सम ऑफ रूट्स अगर आप इससे निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, तीसरा रूट डायरेक्ट 5 आ गया, समझ गए हो गया, ठीक है। लिख तो रहा है क्वेश्चन क्लियर। 7 नंबर देखेंगे,
तो 7 नंबर की कहानी क्या है, 7 नंबर की कहानी बहुत बढ़िया कहानी है, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। चलो मैं यही लिख देता हूँ पूरा, x² x + 1 = 0। इसके रूट बोल रखा है अल्फ़ा और बीटा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अब आपसे कह रहा है आप वो इक्वेशन ज्ञात करिए जिसके रूट्स अल्फ़ा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है। ठीक है, अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन की शक्ल वही है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट होते हैं। तो अल्फ़ा को मान लो ओमेगा मेरे भाई, और बीटा को मान लो ओमेगा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा की पावर 7 मतलब ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 7 क्या होता है, ओमेगा होता है। अब ये बीटा क्या है, ओमेगा स्क्वायर पावर 4 8 हो गया, 8 को जब 3 से भाग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन के रूट्स भी रियल में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। जो हमसे बनाने को बोल रहा है उसके रूट भी हमने लाके कहाँ रख दिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। तो जो इक्वेशन पहले है, ठीक है, अब नई इक्वेशन बनानी है, उसके भी रूट वही हैं, तो इक्वेशन बदलेगी ही कहाँ, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, x² x + 1 = 0। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान था। ठीक है, देखो इस इक्वेशन के रूट दिए जरूर अल्फ़ा बीटा है, बट रियल में तो हम जानते हैं ना इस इक्वेशन के रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो वो तुमसे थोड़ी ना कहेंगे तुम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखो, वो तो अल्फ़ा बीटा ही बोलेंगे, जिससे कि तुम पूरा दिमाग लगाते रहो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके निकाल पाओ। इतना लंबा चौड़ा जैसे यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें तब भी समझ गए तो सही कर दिया है, नहीं समझ पाते तो फिर और दिक्कत हो जाती। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आठवें क्वेश्चन में इन्होंने बोला द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हार्मोनिक मीन बोला है। ठीक है, तो रूट्स इसके जो है वो हार्मोनिक मीन में है। तो इक्वेशन तो स्टैंडर्ड वाली है हमारी, ax² + bx + c = 0। तो इसके रूट अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ से आई वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रूट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, हार्मोनिक मीन में हैं। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, फिर देख लीजिएगा क्या बोला इन्होंने, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इनका हार्मोनिक मीन अगर अल्फ़ा बीटा का निकालना तो क्या होता है, 2α बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये निकालना है। तो 2 ये आ जाएगा c/a और नीचे आ जाएगा -b/a, ये आ जाएगा a से कट जाएगा तो आ जाएगा -2c/b, बस यही आंसर हो जाएगा, -2c/b। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने बोला फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन विंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसके रूट जीपी में दे रखे हैं। तो अगर इसके रूट जीपी में दे रखे हैं तो 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, वो कौन सी होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत करेगा समझने में। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। अब देखिए, ठीक, तो इन्होंने ये क्वेश्चन बोला, अब क्वेश्चन समझ गए आप। ठीक है, इसके रूट्स बोल रखा है इन्होंने जीपी में है, तो पहले मैं पूरा लिख के खुद ही समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को ये लिखा है x³ माइनस px² प्लस का qx माइनस r बराबर में कितना दिया, 0। इसके रूट जो हैं वो किस में दे रखे हैं, जीपी में दे रखे हैं, रूट्स इन जीपी। जब रूट्स जीपी में दे रखे हैं तो इन्होंने वही कंडीशन दे रखी है, वो हमें निकालना है। अब रूट्स को आप कुछ भी मान लीजिएगा। देखो रूट जब जीपी में है तो मैं ऐसे मानूंगा 3 रूट अल्फ़ा नहीं, ए में ले लो, जैसे जीपी मानते हैं a/r, a और ar, जैसे मानते थे ना वैसे ही मान लेते हैं जीपी में। एपी में 3 रूट्स मानने होते हैं तो क्या करते हैं, a - d, a और a + d ऐसे मानते हैं। ये है जीपी के लिए और ये है एपी के लिए। इनसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। जब प्रोडक्ट निकालोगे तो a/r इंटू a और ar ये चलेगा, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस का d/a, तो माइनस कांस्टेंट और माइनस r में लिखा तो ये प्लस हो जाएगा, बटे में x³ का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ देखो r से r कट गया तो a³ बराबर r आ गया, a³ बराबर क्या आ गया, r। तो a की वैल्यू आ गई r की पावर 1/3। ये क्लियर हो गया। अब a क्या है, इसका एक रूट है ना, एक रूट a/r है, दूसरा a है और तीसरा ar है। ये रूट्स ही है ना, रूट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो भी इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे हम a लगा देंगे, a इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई। a का मतलब हम a की वैल्यू लगा देते हैं,
ए का मतलब एक ही वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं, तो एक ही वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना x की पावर 3 है, r की पावर 1/3 है, तो पावर से पावर कट जाएगी, r बचेगा। ये कितना है p, इसका स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 2/3 आ गया, q r की पावर 1/3 और ये माइनस r बराबर 0, r से r यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो r की पावर 1/3 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, जब r की पावर 1/3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा p, r की पावर 1/3, 2/3 था, 1/3 चला गया, यहाँ से बचा सिर्फ q। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि r जी कैसे जीरो हो सकता है, r तो इसके रूट्स में आ रहा है। ठीक है, तो r नॉट इक्वल टू 0, तो अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा एक माइनस में था, ये माइनस में है। ठीक है, तो बराबर में दूसरी साइड ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों तरफ 3 पावर कर लो। जब दोनों तरफ 3 पावर करेंगे तो ये बटे का हट जाएगा, तो p की घात 3 r बचेगा बराबर q की घात 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस तरह से जो भी आंसर दे रखा हो, देखो c वाला दे रखा है, p की घात 3 r बराबर हमने q, इनका माइनस q में लिखा हुआ है, बात एक ही है, समझ गए होगे। तो इस तरह से करेंगे ना तो जल्दी निकल जाएगा, इनकी तरह से करेंगे तो आ तब भी जाएगा, बट आपको उसमें थोड़ा टाइम ख़त्म करना पड़ सकता है। ठीक है, 2 बार वैल्यू लगानी पड़ेंगी तब जाकर रिजल्ट आएगा तुम्हारा। इसमें तीनों लगा दिया, सम भी लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ सम लगा दिया और प्रोडक्ट लगा दिया। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस पर। फिर अभी आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है दिया हुआ, तो कुछ नहीं है बहुत खास, आसानी दिया हुआ है। क्या लिखा है, log 4 x² - 6x + 24 और बराबर में कितना दिया है 2। अब आपको पता है जैसे इधर से log हटेगा तो ये जो बेस होता है उसकी पावर पे चला जाता है ये। ठीक है, तो x² - 6x + 24 बराबर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। अब 16 इधर आके घटा लेंगे तो x² - 6x 8 बचेगा, और इसके गुणनखंड आप सीधे ही समझ रहे हो, 4 होंगे और 2 होंगे, तो x की वैल्यू 2,4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 मैं कराना चाहता हूँ आपको। x² 4 मॉड लगा हुआ है x - 2 माइनस का 4x + 8। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ अपने तरीके से, फिर बताऊँगा बुक के तरीके से। देखो जरा ध्यान से, x², ये माइनस का 4x हमने इधर ही उठा लिया, ये 8 में से 4 ले लिया, 8 में से 4 ले लिया, तो क्या बचा होगा 4 मॉड x - 2 और प्लस का 4 बचा होगा। 8 में से 4 इधर उठा लिया, 4x तो आ गया। अब ये ज़रा ध्यान से देखो, ये लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर है, और ये कितना हो गया 4 मॉड x - 2 और प्लस का 4। आपको बोला था मैं कि मॉड x², ठीक है, और x² के क्या होता है बराबर होता है, तो हम ऐसे लिखें या इसको मॉड में लिख दें, कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही चीज़ है वो। ठीक है, ऐसे समझो। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये देखो a समझो a और ये b समझो। ठीक है, तो a की जगह मॉड x - 2 का स्क्वायर, b की जगह 2 और ये 2ab वाला पद लिखा है, तो ये सीधे सीधे मॉड x - 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, सीधे होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर हो गया तो दोनों बार एक ही एक रिजल्ट देगा, तो मॉड x - 2 -2 बराबर 0, एक जो आएगा वही डबल कर लेंगे, तो मॉड x - 2 बराबर 2, और जब मॉड x हटाएंगे तो ये +-2 देगा। एक बार जब हम +2 लेंगे तो 2 उधर जाके x बराबर 4 हो जाएगा, जब x बराबर माइनस लेंगे तो 1 0 आ जाएगा। अब जो हमने स्क्वायर था उसका 1 लिखा, दूसरा भी तो यही आएगा 4 और 0, तो इन सब का क्या पूछा था, योग पूछा था, तो 4 और 4 8 0 0 0, तो कुल मिला के 8 ही हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका ये भी हो गया 8 निकालने का, तो एक तो ये भी तरीका अच्छा था, एक नया तरीका बता दिया मैंने आपको, यहाँ लग गया तो लगा लिया। ठीक है, नहीं लगता तो नहीं लगा पाते। दूसरा तरीका जो मेन है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो तरीका क्या रहने वाला वो भी समझ लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको पेपर में ये तुम्हारा दिमाग काम ही करे इस तरह से। अब यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा क्या, अभी इनइक्वालिटी पढ़ाए हैं तो क्रिटिकल पॉइंट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा है 2 x - 2, तो x - 2 को 0 करोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो एक केस ले लो, केस फर्स्ट, 2 या 2 से बड़ा, जब 2 या 2 से बड़े लेंगे तो ये प्लस में निकलेगा। प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं करना होता, जैसा लिखा वैसे ही लिखना होता है। तो कितना हो गया x² - 4x + 8 और ये माइनस का 4x + 8, तो ये हो गया x² - 8x और प्लस का हो गया 16। तो ये x - 4 का होल स्क्वायर है, तो 2 रूट आएंगे यहाँ से, x बराबर 4 का 4 पहला,
दूसरा केस इसी का क्या, x लेस देन 2 लेना पड़ेगा। तो लेस देन 2 लेंगे तो ये नेगेटिव निकल के आएगा, मतलब एक नेगेटिव है बाहर और एक नेगेटिव और, तो ये प्लस बना देगा, माइनस का 4x और प्लस का 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। 8 से 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, x और स्क्वायर, तो x की दो वैल्यू आ गई 0, 0। अब इन सब का योग करना है, तो सम करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, तो कुल मिला के कितना आ गया 8। अब आपको जो भी मेथड ठीक लग रहा हो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 11 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो और भी आसान है, सिंपली देखो एक बार पहले अच्छे से क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लिखता नहीं रहूँगा, लिखने में बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको विद इन टाइम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब दिख रहा है आपको और मैं नीचे सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेशन दे रखी है वो देखेंगे, x की घात 3 प्लस px स्क्वायर दिख रहा होगा और प्लस का qx प्लस r बराबर में 0। और आपसे जो वैल्यू पूछी है इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब जो दो दो वाला रूट होता है उसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। ज़रा समझ लीजिएगा आप इसको, यहाँ पे समझिएगा। इसके रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो फटाफट। क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ये, तो ये हो गया p। फिर दो दो का निकाल लो, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये क्या होता है गामा अल्फ़ा, ये होता है c, माइनस का ये वाला x का गुणांक, सॉरी प्लस x का गुणांक बटे ये, तो ये आ गया q, ठीक है। तीसरा इधर निकाल लो, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा, माइनस का r हो गया, तो ये 3 निकल गए। अब हमें इसका वर्ग लिखा हुआ देखो जरा ध्यान से, तो इस वाले का इक्वेशन क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइडों में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स, प्लस का 2 टाइम्स क्या होगा, ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे ना तो बीटा बीटा डबल हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर डबल हो जाएगा, फिर लास्ट और फर्स्ट की गुणा करेंगे इसमें अल्फ़ा स्क्वायर डबल हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, और बराबर में q था तो q स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन में बोला इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसमें ये तो हमें निकालना है, उसमें कामा लगाते चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इनमें से सब में हमारा कॉमन है अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ से क्या बचेगा, बीटा बचेगा, बीटा का स्क्वायर था, यहाँ पे गामा बचेगा और यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा, बराबर q स्क्वायर। ये जो निकालना है वो चल रहा है इधर। अब ये दो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है -r, तो ये हो गया -r, और इसके योग की वैल्यू है -p, तो ये हो गया -p बराबर q स्क्वायर। अब इसको लिख लो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर बराबर, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, उधर जाके माइनस आ जाएगा 2pq, ठीक है, 2pr। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, q स्क्वायर माइनस 2pr, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोल रखा है कि 1 इज द, इफ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पोलिनोमियल इज -1। इसका जो इक्वेशन दे रखा है x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, इसका एक रूट जो है वो -1 है। ये पोलिनोमियल है तो इसलिए बराबर में 0 है नहीं, कोई भी f(x) या किसी के बराबर मान सकते हो, ठीक है। अब इसका एक रूट कितना है मेरे भाई, -1 है, तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हर जगह -1 रख लेंगे, f -1 बराबर कितना होगा फिर 0। तो जहाँ जहाँ भी x दिख रहा वहाँ -1 लगा दो, तो ये -1 आ जाएगा, ये a आ जाएगा और ये माइनस का b और ये c आ जाएगा, बराबर कर लेंगे 0, क्योंकि 0 बनेगा। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल सकती है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर निकाल लीजिएगा आप, तो इधर आके 1 प्लस b प्लस a माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमसे कह रहा है अन्य दो का गुणनफल चाहिए, तो तीनों का गुणनफल निकाल लो। अल्फ़ा बीटा गामा, अगर मान लो हमने 3 रूट लिए थे तो इसकी वैल्यू क्या आती, माइनस का c आता, इसीलिए हम c का मान निकाले थे। और अल्फ़ा की वैल्यू -1 है तो बीटा गामा हो जाएगा और बराबर का -c, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बीटा गामा बराबर आ गया c, और c का मान यही लिखा हुआ है आपके सामने। तो अन्य दो रूट का 1 प्लस b माइनस a ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होगे। तो ये हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ये 3 घात का है, ये तो खाली ऐसे ही करोगे, x1 + x2 निकालोगे, उसका दोनों तरफ 3 घात कर देना और 3 घात का फार्मूला होता है, सिंपल निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कर लोगे, इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 नंबर, इसको मैं बताता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन हम सारे करा चुके हैं आपको नोट्स में, फिर भी करवा देते हैं। यहाँ पे लिखा है mod x² - 3 mod x और +2 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या, मतलब इसके रियल में कितने हल होंगे वो आपसे पूछा गया है। तो कितने हल होंगे देख लेते हैं अभी फटाफट, ठीक है। अब ये सिंपली mod x² हर जगह चल रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखा 2, तो सिंपली इसकी हम गुणा कर सकते हैं, x - 1 आएगा और एक mod x - 2 आएगा। गुणनखंड जैसे करते हो वैसे कर लेना। ये किसके बराबर रखेंगे, mod x - 1 = 0, तो mod x = 1, अर्थात mod हटेगा तो +-1, ऐसे ही इसका mod x = 2, तो mod x हटेगा तो x बराबर हो जाएगा +-2, तो 2 इधर 2 इधर, तो कितने सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए मेरे भाई। कितना हो गया, 4 सोल्यूशन। अब यही mod x बराबर नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दोनों आ जाते तो नो सोल्यूशन, अगर एक तरफ आ जाता तो एक तरफ नो सोल्यूशन, एक तरफ 2 सोल्यूशन हो जाते, तो ओवरऑल 2 सोल्यूशन निकल के आ जाते हैं। अब इसमें कट जा रहा है ज़्यादा जूम करने पे, शॉर्ट ही रखिए, ठीक है। 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन जो अभी बताए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बताए थे, ये जो हमारा बेस देखो ज़रा ध्यान से, ये जो बेस में कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक है। बराबर पे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 9 की पावर 2 जाने वाला है। 9 की पावर जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81, तो x² माइनस का 16x बराबर 100 + 141, और 9 की पावर 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 81। अब 81 इधर आके घटा लो मेरे भाई, तो 81 घटेगा तो 14 6 60, 60 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब 10 छक्का 60 होता है, तो एक तो 10 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा, गुणा करोगे जुड़ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो x, ठीक है, x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो 6 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या पूछा गया देख लो, बस यही पूछा गया है, 6 और 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी कराए थे, बस वहाँ पे खाली माइनस नहीं था, वहाँ प्लस था, इसलिए आंसर माइनस में आया था। सेम वही दे रखा, हार्मोनिक मीन ये नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए, ये वाला अभी पीछे क्वेश्चन किया था, बट वहाँ पे b बस केवल प्लस में था, जब प्लस में था, ठीक है, इसलिए वो आंसर माइनस में आया था, यहाँ प्लस में। सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। अब ये देखो, ये पूछा गया है वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, इनइक्वलिटीज पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इनइक्वलिटीज में डाल तो दिया है इन्होंने, बट ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन लीनियर, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग होती है ना, उसका क्वेश्चन दे रखा है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 खुद कर लेंगे, 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हम देख लेते हैं पहले। 2x + y > 3, > 3 एक पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x - 2y <-1 <=-1, ठीक है। ये 2 दे रखा है। अब जरा सिंपल फटाफट देखेंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है पहले वो देख लो। वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इनइक्वलिटीज, इसका कौन सा सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो, एक तो सीधे सीधे मैं बता देता हूँ ना, जैसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखो मान लो अगर मुझे पहला ऑप्शन चेक करना है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 2, 0 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लगाऊंगा, y की वैल्यू 0 लगाऊंगा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसमें कर रहा है। x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 2 लगाऊंगा, y की वैल्यू 0 लगाऊंगा, तो 2 से बड़ा -1 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब जब दूसरा लगाओगे 2, 1 लगाओगे, जब 2, 1 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। अगला ऑप्शन 2, 1 है, तो यहाँ भी जब 2 लगाएंगे और ये 1 लगाएंगे तो 2 - 2 0, तो ये भी ऑप्शन 0 से बड़ा थोड़ी ना -1 होता है, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा लगाएंगे 0, 5, तो ये तो सही रहेगा। इधर 5 करेंगे तो ये -10, इससे तो ठीक आ रहा है अभी, ठीक है। अब बट अगला 1, 1 वाला है, तो 1, 1 वाले को करेंगे तो ये वाला गलत हो जाए, ये सही तो हो जाएगा, बट ये वाला जो होगा 1, -1, तो ये 1 और ये -1, तो -1 > तो नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, यही वाला ऑप्शन बचेगा 0, 5। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ठीक है, रख के 0, देखो 5 ही आंसर में आया है,
ठीक है, सी। बट अब क्वेश्चन को अगर करना पड़ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी इनइक्वेशंस होती हैं, इनइक्वलिटीज़ को इनइक्वेशंस भी बोलते हैं, तो इन इक्वेशंस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वेशंस में। तो 2x + y = 3 और दूसरी इक्वेशन है x - 2y = -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 करेंगे, x 0 करेंगे तो y = 3, पहला पॉइंट मिल गया। एक बार y को 0 कर लो यहाँ से, जब y को 0 करोगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 3/2। तो ये दो सोल्यूशन होगा। जैसे मान लो ये नंबर लाइन खींच रहा हूँ, तो पहला 0,3, तो 0,3 कहाँ y अक्ष पे होगा, तो 0,3 मतलब y पे 3 चलना है। पहला सोल्यूशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया 3/2, 0। तो इस पे 1 2 3, तो ये हो गया 0,3, ये जा रहा है 3/2, तो 1 2, इनके बीच में होगा 3/2, 0। तो पहली लाइन तो ये जा रही है तुम्हारी, ठीक है, पहली लाइन ये जा रही है। दूसरी लाइन अगर हमें बनानी है ये, तो इसमें एक बार x 0 रखो, x 0 रखोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, y = ½ आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन 0 और ½ हो गया। दूसरा y = 0 रखेंगे तो x = -1 आ जाएगा। तो पहला 0 से ½ तो 0 ये हो गया मेरे भाई, और ½ चलना y पे कहीं यहाँ पे होगा, और छोटा हम बना रखे हैं ना तो इसलिए थोड़ा कम दिखेगा। और दूसरा x 0 y पे -1, x 0 है और y पे कितना है, -1 है। तो सॉरी y 0 है और x पे -1 कहीं इधर होगा, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे लाइन जाएगी ये, ठीक है। अब देखो तुम्हें कंडीशन बता दें कि किधर का रीजन लिया जाएगा और किधर का रीजन नहीं लिया जाएगा, वो करेगा ये वाली इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं 0 0 लगा लूँ तो 0 + 0, तो 0 0 कभी 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। जब 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके तो बाहर का रीजन होगा, पहली इक्वेशन के बाहर का रीजन होगा। ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर 0 0 लगाएंगे, इसमें भी 0 0, तो 0 0 से -1 बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी 0 को सेटिस्फाई, ये इक्वेशन जो है वो 0 0 पे मूल बिंदु पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। जो इक्वेशन मूल बिंदु पे सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं 0 + 0 लगाऊंगा 3, तो 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो ओरिजिन के तरफ आते, सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ओरिजिन के बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों लाइनों के बाहर की तरफ जाना है, इसके भी बाहर, मतलब इस लाइन के भी बाहर। अब देखो ज़रा कॉमन, जैसे हमें इसके भी बाहर जाना था ऐसे, और इसके भी बाहर जाना था, तो कुल मिला के हमारा जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वो सिर्फ ये वाला बचेगा, जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये हमारा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बचा, ठीक है, जहाँ पे ये हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बस अब वो वाला देखना है। अब ये वाला हमारा बाहर का सोल्यूशन बाहर का होगा, सिर्फ बाहर का, ठीक है, बाहर का। तो ये वाला पॉइंट मेन रहने वाला है। तो ये पॉइंट कौन सा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमारी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2x + y > 3, और दूसरा है हमारा x - 2y बराबर, ये बराबर में करना -1। तो मान लो अगर मैंने पहले में 2 से गुणा कर ली तो ये जोड़ने पे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5x हो जाएगा, और इधर 6 और ये बचेगा 5, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो x बराबर हमारा आ गया 1। x बराबर 1 आ गया, तो y बराबर कितना होगा वो देख लेंगे। x बराबर 1 आ गया, और x की वैल्यू 1 अगर किसी भी समीकरण में लगा दें, मान लो यहीं लगा देते हैं, तो ये 2 और प्लस y बराबर कितना हो गया 3, तो y का मान भी आ गया 1। अर्थात पॉइंट जो ये है वो 1,1 है, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं वो तो पॉइंट हमारा 1,1 है, ठीक है। और ये वाला हमारा पॉइंट तो पहले ही पता है 0,3 है, ठीक है, 0,3 है। अब इन्होंने आंसर में क्या दिया है वो चेक करते हैं ज़रा। इन्होंने क्या लिखा, द साइडेड रीजन, मतलब बाहर का आ गया, देखो दोनों के बाहर का, कंटेन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन इनइक्वलिटीज अमॉन्ग दीज द ऑप्शन 0,5। 0,5 कहाँ पे मिलेगा, x पे कितना चलना है 0, मतलब y अक्ष पे होगा ये, और y अक्ष पे तो बिंदु और ऊपर मिलेगा जाके, ये तो बिंदु ही नहीं यहाँ पे होगा। आप समझ रहे हो, ये तो गलत लिख रखा है, ये तो ऑप्शन से ही नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही ऐसा नहीं है कि जो हमारा कहीं ग्राफ में आ रहा हो। आप खुद देखिएगा 0,5 क्या कहीं ग्राफ में आएगा, ग्राफ में ही नहीं आएगा। जैसे ये 0,3 पे कट कर रहा है, और 0,3 के बाद यहीं कहीं ऊपर होगा ना 4 और ये वाला 5, तो 0,5 तो इसमें कभी आएगा ही नहीं। मतलब इन्होंने पॉइंट पूछा, पॉइंट तो हमारी बाउंड्री वाली लाइन्स पे देखते हैं ना, पॉइंट कहाँ देखते हैं, जो लाइन होती है उस पर देखते हैं, उसके बाहर अंदर थोड़ी ना देखेंगे। तो 0,3, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, एक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है सही से,
क्वेश्चन में पूछा वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द, इसका कौन सा सोल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सोल्यूशन में तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा होना चाहिए, 1, 1 ही पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर में क्या आना चाहिए, 1, 1 आना चाहिए। कौन सा होगा, 1, 1। इसका डी ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा आपको, इसको समझने की भी ज़रूरत है। आपने जितना इनइक्वालिटी पढ़ा है वो अधिकतर एक ही क्वेश्चंस में आपका सारा दिमाग खुल जाएगा। और x इज़ नॉट इक्वल टू -2, -2 क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे पे ये लिखा हुआ है, इसलिए -2 नहीं होगा, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3 आएगा। तो पहला केस लेके चलेंगे जो -3 आ रहा है उससे बड़ा, जो बड़ा लेते हैं उसी में इक्वलिटी भी लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, पूरा सेम आ जाएगा। और जो -1 था उसको इधर ले लो। तो x और x कितने हो गए मेरे भाई, 2x और 3, और इधर गुणा करेंगे तो ये -x -2 बटे में x + 2 > 0, ठीक है। तो x और x बचा, ऊपर प्लस का 1 बचा, नीचे x + 2 बचा, > 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक तो -1 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दिया, प्लस माइनस प्लस। अब 0 से बड़ा पार्ट चाहिए, 0 से बड़ा होता पॉजिटिव, तो एक तो इधर वाला पार्ट हो गया पूरा और एक हमारा इधर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे रिजल्ट आएगा हमारा -∞ से -2 यूनियन, ठीक है, यहाँ से सॉरी ये यहाँ से कितना आएगा, ये ओपन इंटरवल है, -1 से ∞ ये आएगा। बट ये हमारा और नीचे तक जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। इन्होंने बोल रखा कि जो सोल्यूशन है ना वो -3 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लो -3 कहीं यहाँ है तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर का रीजन आएगा, तो ये वाला पोर्शन कॉमन में आएगा और ये वाला पोर्शन कॉमन में आएगा पूरा। तो रिजल्ट -∞ से ना होके -3 से -2 यूनियन -1 से ∞, पहले का रिजल्ट ये होगा। है तो -3 तक, बट कंडीशन बता रखी कि -3 से छोटा नहीं कर सकते, तो -3 से सब क्या रहेगा, बड़े की तरफ रहेगा, -3 से बड़े की तरफ। तो ये जो वैल्यू जा रही थी -∞ तक जा रही थी, बट वो बाउंड होगी -3 से -2 तक, और पहले था -∞ से -2। तो जो हमारे पास डोमेन है ना उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे छोटा नहीं हो सकता। अगला केस अगर 2 रखेंगे तो केस 2 में हम क्या लेके चलेंगे कि ये -3 से छोटा है, -3 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव आएगा इसके बाहर, बन हो गया। जैसे ही काटेंगे -x -3 प्लस का x + 2 और इधर कर लो -1 > 0, x से x कट गया, -3 माइनस से गुणा कर लेंगे, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, -3 ये भी कितना हो जाएगा, -x -2 और बटे में हो गया x + 2 > 0, और ऊपर आ रहा है माइनस का x -5 और x + 2 > 0। अब माइनस से गुणा कर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये <0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट हमारे 2 आएंगे, एक तो -5 आएगा और एक -2, प्लस माइनस और प्लस। अब लेस देन पार्ट है तो नेगेटिव वाला पार्ट केवल यहाँ से यहाँ तक, इक्वलिटी तो लगी नहीं है, सिर्फ यही होगा। तो x बिलोंग कर गया -5 से -2, ठीक है। अब ये दोनों रिजल्ट आ गए, अब हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट दोनों का यूनियन होता है, तो एक लाइन में बना लेंगे ये सभी। देखो यहाँ पे बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा, ठीक है। अब इसमें कितने पॉइंट आए थे, एक तो -5 आया था, सब बना लो, -5 -3 भी आया है, जितने दोनों में है सब बना लो, ठीक है, -1, ये इतने ही पॉइंट हैं, प्लस ∞ होगा इधर माइनस, ये रिजल्ट है -5 से 2 वाला, तो ये -5 से 2 वाला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट है -3 से 2 वाला, -3 से 2 वाला, ये यहाँ तक है, ये दोनों ओपन वाले ही हैं, और ये रिजल्ट है -1 से ∞ वाला। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये छोटा जो रिजल्ट था -3 से 2, वो तो 5 से 2 के अंदर ही समा रहा है, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला जो रिजल्ट है -3 से 2 वाला, वो -5 से 2 के बीच में ही आ गया, पूरा आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें बस देखना था। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वलिटी तो कहीं नहीं थी, इक्वलिटी वाला क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं इक्वलिटी नहीं है, तो बस अब यही चलेगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यूनियन करना है हमें। यूनियन का मतलब जिसमें सब कुछ आ रहा हो, क्या करना है हमें, यूनियन करना है। तो यूनियन अगर किसी भी एक में आ रहा है तो वो यूनियन में आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3 ऊपर वाले में तो नहीं आ रहा है, बट नीचे वाले में तो 3 आ रहा है, तो 3 पे हमारा क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और बीच में ही फंस जाएगा तो क्लोज की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो -5 से -2, -5 से
-2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर होना चाहिए और जहाँ भी लिखा वही करेक्ट होगा। -5 से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का जो आपको समझा दिया। अब ये तो बहुत हल्की इक्वालिटी है, जब इतना बड़ा समझ लिए तो हल्का तो कर ही लोगे। तो इस हल्के में क्या है ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो लिखा है 2x + 4 -1 > 5। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो 5 को इधर कर लो, उसके बाद एलसीएम ले लेना। सर ये 1 है, तो अब इसको क्या कर लो, गुणा कर लो, किससे, -5 से। तो ये माइनस का 5x और ये प्लस का 5 हो जाएगा बटे x - 1 हो जाएगा। ठीक है, x - 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वल > 0। अब 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 और 5 4 9 और बटे में x - 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, माइनस का 3 कॉमन कर सकते हो तो बचेगा ऊपर x - 3 और नीचे बचेगा x - 1। अब माइनस में होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए माइनस से गुणा कर लेंगे तो 3x - 3 x - 1 इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है एक 3 आ रहा है, तो प्लस माइनस और प्लस। अब कौन सा पार्ट चाहिए हमें, देखो <0 चाहिए तो ये नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, और इक्वलिटी के साथ चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 3। ठीक है, 1 से 3। अच्छा एक सेकेंड, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रा समझिएगा। 1 आ रहा था डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर पे कभी भी इक्वलिटी नहीं लगती, तो इसलिए 1 पे रहेगा ओपन और 3 पे रहेगा क्लोज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 पे ओपन 3 पे क्लोज। ठीक है, ये नहीं कि खाली इक्वलिटी लगी और तुमने कर दिया तो हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है बिना मतलब का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप करें तो कर लें, नहीं तो छोड़ सकते हैं 21 नंबर। वैसे इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है 21 नंबर को। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा क्या है, mod 3x + mod 2y <= 1 और वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे 9 + 4y की। ठीक है, चलो समझ लो इसको। आपको पता है कि कोई भी नंबर है, अगर हम उनका मॉड ले लेते हैं तो वो कभी नंबर छोटा नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो जैसे ही उसका मॉड करेंगे तो मॉड जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि मॉड में वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो भी पॉजिटिव, और इससे बड़ा होता है इसका अलग अलग का मॉड, तो दोबारा बड़ा भी कर सकते थे। ठीक है, इससे बड़ा होता है इसका अलग अलग का मॉड, तो वो भी इक्वलिटी के साथ भी हो सकता है। तो 9x, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 4y, ऐसे आ गया। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है ना उसमें तोड़ना पड़ेगा, तो 3 दे रखा है और इधर 4 दे रखा है, तो इसको हम 3 × 3 ऑफ x लिख सकते हैं। या ऐसा करो, हमें चाहिए 3 और हमारे पास है 9, तो 9 में ऐसा तोड़ो कि हमारा कुछ सिस्टम बन जाए। ठीक है, तो वो सिस्टम बनाने के लिए इसको जरा चेक करते हैं, और ऐसा करना है कि इधर इसके साथ 9 को हम 6 और 3 लिख सकते हैं, और 6 में से क्या करो, 2 कर लो बाहर और 3 कर लो अंदर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, यहाँ से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर 2 आ पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब दोनों में सेम कॉमन करेंगे 2 तभी तो ये बन पाएगा अंदर। अगर एक में कम तोड़ लिया, एक में ज़्यादा तोड़ लिया, क्योंकि mod 3x और mod 2y बनाना है हमें, तो दोनों के गुणन जो आगे कोएफिशिएंट है वो बराबर दिखने चाहिए। प्लस, और प्लस का हमारा 9 था, 3 दूनी 6 यहाँ, तो कितना बचा होगा, 3 बचा होगा, 3 दोबारा लिख दो मॉड का। अब ये जो वैल्यू है हमारी mod x, ये 2 है, ये कितनी है 1 है। ठीक है, और इसमें 2 से गुणा हो रही तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये बन गई 2, और प्लस का mod 3x हो गया। ठीक है, और जो mod 3x है, आप ये बताओ क्या वैल्यू वो 1 से छोटी हो सकती है, वो 1 से कभी छोटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या माना है, 2 और 1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि mod 3x जो है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो पाएगा। यहाँ से देखिएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों मिला दिए, उसका हमने 2 कॉमन कर लिया तो वो 1 वहाँ से आ गया हमारा। ठीक है, और जो mod 3x बचा था वो यही लिखा, और mod 3x से बड़ा होगा 2 और प्लस 1। क्यों बड़ा होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोनों का मान 3x और 2y दोनों को मिला के 1 से छोटा है। जब दोनों को मिला के 1 से छोटा है तो ये रिजल्ट तो कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का योग 1 से छोटा है और ये अकेले है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी अगर मैं इसकी लगा दूं 1, तो भी ये रिजल्ट 3 या 3 से छोटा ही रहेगा, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट इसका 3 ले लेते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा ये वाला 22 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि 22 नंबर क्वेश्चन एक बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछे जाते। इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं इतनी बड़ी, बस खाली गुणा भाग करते रहो, तो गुणा भाग कर लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आराम से करिएगा बैठ के, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको अभी बताए थे x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान 3xyz के बराबर होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। ऑलरेडी दे रखा है, तो आंसर 3xyz हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछोगे, अब तो खुद ही कर लोगे ना, इतने छोटे क्वेश्चन वर्क करना आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बताए थे, इसका लिखना एक बार देखो। 25 नंबर पे बोला था कि मॉड x ग्रेटर देन अगर a लिखा हो तो इसका रिजल्ट क्या बताए थे, इसका मैं रिजल्ट बताए थे, लिखना ध्यान से समझेंगे कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए यूनियन a से इन्फाइनाइट, ये रिजल्ट करता है हमारा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट याद करने के लिए। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब ये होता है तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा है, 10 लिखा है, तो क्या होना चाहिए था, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 10, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रैकेट छोड़ रहा हूँ, समझाऊंगा क्यों। और यहाँ पे भी माइनस का 10 और इधर माइनस नहीं, इधर प्लस। अब यहाँ पे मैंने जो भी बोला था, अंदर अगर प्लस होगा तो घटा देंगे और माइनस होगा तो जोड़ देंगे। अब प्लस का है तो क्या करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13, और यूनियन, अब ये प्लस है बीच में, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और इन्फिनाइट हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन को याद रख सकते हो। बस आपको याद ये रखना है कि अगर मॉड लेस देन ये है तो ये, अगर ये भी याद नहीं रहता तो इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी, उस पर आप चले जा सकते हैं। सोल्यूशन भी याद करना है, मतलब करना आना चाहिए, यानी कि खाली ट्रिक ही आनी चाहिए। तो उसका क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था मॉड x लेस देन ए है, तो मैंने बोला था ये अपने नेगेटिव से छोटा होता है एंड पॉजिटिव से बड़ा होता है। ये नेगेटिव से छोटा, पॉजिटिव से बड़ा, ठीक है। और ठीक है, और के साथ तभी बीच में क्या करेगा, यूनियन लगे। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसको देख लो। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है x प्लस 3, अब क्वेश्चन करा देता हूँ पूरा विधिवत। इक्वलिटी के साथ है, हाँ इक्वलिटी के साथ है। तो मैंने बोला था ये नंबर अपने नेगेटिव से छोटा होगा, तो x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 10। एक रिजल्ट ये बनेगा, दूसरी ये बनेगी x प्लस 3 जो होगा वो अपने पॉजिटिव से बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव से छोटा और पॉजिटिव से बड़ा, बस इस चीज़ का फॉलो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ज़रा इस कंडीशन को देख लो। तो अब यहाँ पे करेंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस की 13 हो गई। अब इधर आके ये 3 घट जाएगा, माइनस 7 हो गया। अब ये कह रहे हैं माइनस 13 से छोटा, माइनस 13 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। यूनियन ये कह रहे हैं 7 से बड़ा, तो ये हो जाएगा 7 से इन्फिनाइट। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, नेगेटिव से छोटा, पॉजिटिव से बड़ा। बहुत आसान वे में कर सकते हो। बाकी डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट मतलब तरीके से कर सकते हो। अब देखो ये इनइक्वलिटी में क्या ही पूछोगे मुझसे, इसमें बटे में 5 और 3 है, तो 5 और 3 में तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, 3 से इधर 5 से इधर। उसके बाद में 3 से इधर 5 से इधर करोगे तो एक तरफ कर लोगे। एक तरफ करने के बाद ये आ गया x 2 से बड़ा है, और x 2 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 2 से इन्फिनाइट तक चला जाएगा, 2 से इन्फिनाइट तक चला जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी देखो कुछ है नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, करना खुद ही है आपको। ये लिखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस 3 लेस देन 0, इसको समझना है। अब ये क्या है जरा देखो, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर, जैसे ये लिखा है ना अलग अलग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब ये 2 और ये बटे में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो आपको अगर ये चीज़ डायरेक्ट समझ जाते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट जो लाइन लिखूंगा ये ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर x, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं 2x, और ये 2 और ये इसके साथ भी जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर x, और इधर आके ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 की कोई भी पावर करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं बनेगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। x का आप कुछ भी मान लगा के देख लीजिएगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 की पावर 2x, इसको इधर कर लो 2 इंटू 3 की पावर x और प्लस का 2 लेस देन 0, ये बन गया। अब यहाँ पे मान लो 2 की पावर x को मैंने बाई मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर जो 2x लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x के बाहर 2 लिख सकते हैं, तो इसको बाई माना तो ये बाई स्क्वायर, तो ये हो गया बाई स्क्वायर, ये हो गया 3 बाई और प्लस का 2 लेस देन 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक तो बनेगा 1 और एक बनेगा 2, ठीक है, लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे जो बाई फंसेगा हमारा,
नेगेटिव पार्ट है, आप सिंपली देखेंगे एक 1 है और एक 2 है, प्लस माइनस और प्लस, तो नेगेटिव पार्ट यही हुआ 1 से 2, तो बाई बिलोंग करेगा 1 से 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बट बाई का जो रियल वैल्यू है वो 2 की पावर x है। अब देखो अच्छा 1 कब मिलेगा, 1 जब मिलेगा जब x की वैल्यू 0 होगी। 1 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तब 1 मिलेगा। और 2 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। बस ये हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में फाँस देंगे इसको। ठीक है, देखो 1 कब आ सकता है, जब हम x की जगह 0 रखें तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। 2 कब आ सकता है, जब x की जगह 1 लगाएंगे। तो दोनों रिजल्ट हमने दोनों केस पे निकाल लिए, यही आंसर हो जाएगा 0 से 1 वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला तो बहुत आसान हो जाना चाहिए क्वेश्चन, केस तो 2 जरूर बनेंगे बट क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होगा। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 28 नंबर में कुछ है नहीं। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैं छोड़ भी दूं तो भी आप लोग कर लेंगे, इतना उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा होगा जो नहीं हो पाएगा उसको मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -1 आएगा। तो पहला केस ले लो कि x -1 से बड़ा है। जब -1 से बड़ा है तो सेम आ जाएगा, हम कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करते। 2 से गुणा कर लेंगे भाई, 2x + 2 और ये आ जाएगा इधर -x - 4, तो ये घटेगा x - 2 > 0, अर्थात x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई। अब इधर हमारा दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा तो आगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करेंगे तो -2x और इधर आके ये हो गया -x -2 -4 > 0। अब ये हो गया -3x -6, -3 कर लो कॉमन तो x -2 बचेगा। अब माइनस से कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, माइनस से कर देंगे गुणा। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 > 0। ठीक है, अर्थात 3 से तो कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचा, x 2 से छोटा। यहाँ कह रहे हैं x 2 से बड़ा है और यहाँ कह रहे हैं x 2 से छोटा है, दोनों का यूनियन पार्ट लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, ज़रा ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं 2 है, ये इधर कह रहे हैं कि 2 से छोटा है, इधर चला गया, और इधर कह रहे हैं 2 से बड़ा है, इधर चला गया। तो सिर्फ 2 ही तो नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ 2 नहीं है। कौन सा रिजल्ट है, हाँ, तो या तो पूरा पूरा इसको ऐसे लिख सकते हो, r - 2 कर सकते हो, या आप कर सकते हो कि इधर -∞ होगा, आप समझिएगा। ठीक है, तो ये 2 से कह रहा है बड़ा है तो इधर चलेगा, ये कह रहा है 2 से छोटा, इधर चले आए। अब ये देखो ज़रा ध्यान से, तो इधर वाला -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या r - 2 करके भी लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ है, सिर्फ 2 पे दिक्कत कर रहा है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो, इसमें इतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, आपको आएगा तो मैं बता दूंगा। देखो सिंपली ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसको क्या किया, 12 मतलब 13 से इसको भाग कर लिया। ठीक है, किससे भाग किया है, 12 इसके बटे में आ गया 13, 2 देखो पावर इनने अंदर करी, 2 पावर अंदर करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 4 × 3 = 12, तो ये बचा 12। ठीक है, 12 की पावर x और ये है 5 की पावर x। ठीक है, तो 13 बटे में कर लिए, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, ये 12 की जगह 13 होगा, इसलिए कन्फ्यूजिंग आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा था 5 की पावर x, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 29 है। आज क्वेश्चनों जो है ना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया और क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था क्वेश्चंस में। अब पता चला मैं स्पीड में करा देता, आपको समझ नहीं आता तो भी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे आ गया। अब देखो 5 की पावर x, अब 2 वर्ग कर लो, 2 पावर अंदर कर लो, x बाहर ही रहे, 2 का पावर 2 4 हो गया, √3 का 2 पावर 3 हो गया, 4 × 3 = 12, तो ये 12 की पावर x हो गया। इधर 13 की पावर x, तो हमने पूरे को 13 की पावर x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 13 की पावर x में कुछ भी रखना, नेगेटिव नहीं बना सकते आप, चाहे नेगेटिव पावर लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ, रहेगा पॉजिटिव ही। तो हमने सबके बटे में क्या कर लिया, 13 कर लिया, तो इधर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट बन चुका है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, समुच्चय का हल पूछा है, तो इन्होंने ये पूछा कि हल कैसे निकालेंगे। तो इन्होंने बोला वी क्लियरली सोच दैट इक्वलिटी होल्ड इफ़ x की वैल्यू 2 लगा दें। जब 2 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 बटे, देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं 2 लगा रहा हूँ तो 2 लगाने पे कितना आ जाएगा, 25 बटे
169 और इधर लगाएंगे 144 बटे में आ जाएगा 169। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 169 बटे 169 ये 1 आ जाएगा, और ये 1 और 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 और 2 से बड़ी सारी वैल्यू पे ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, 2 और 2 से बड़ी वैल्यू पे कंडीशन होल्ड करेगा। तो सॉरी, बड़े पे नहीं करेगा, छोटे पे करेगा, क्योंकि अगर आप बड़ा 3 लगाएंगे ना, संख्या नीचे बढ़ी है 13, जैसे ही आप पावर बढ़ाएंगे ना तो डिनोमीटर बढ़ जाएगा, और डिनोमीटर बढ़ जाएगा तो संख्या 1 से छोटी होने लगेगी। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है ना वो माइनस से 2 तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर उससे ऊपर की कोई भी वैल्यू आप 3 ही लगा दोगे ना, जैसे यहीं पे देख लो मैं 3 लगाता हूँ तो ऊपर तो 125 होगा, पर नीचे 13, 169 में फिर गुणा 13 से करेंगे तो नीचे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, रिजल्ट 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर पे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये -2 से इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब -∞ से -2 तक। अब ये क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान दे रखा है। इसके रूट्स कितने दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं। 29, 30 नंबर देख लो, यहाँ पे कितना लिखा, x² - 5x और माइनस का 7 बराबर 0। इसके रूट अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 5। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ये माइनस ही है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 7। अब हमसे पूछ रहा है 1/α², 1/β²। डायरेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर इधर आ जाएगा α² β²। ठीक है, तो α² β² कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और नीचे अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये सब नोट्स में पढ़ा रखा है, जब नोट्स लेक्चर 1 से 4 तक कराया वहाँ पे सब कुछ कराया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो हमारा 5 है, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। अल्फ़ा बीटा -7 है, 7 दूनी 14 और ये प्लस का 14 हो गया। ठीक है, बटे 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। और 25 और 14 कितने होते हैं हमारे, 39। 39 बटे हो जाएगा 49। ठीक है, पाँच का वर्ग 25 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। 53 वहाँ से आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। अब 2 लिखा होता तो इसके भी बटे में 2 आ जाता और इसके भी बटे में 2 आ जाता। अब 2 आ जाता तो यहाँ पे जब बटे में 2 करते तो 25/4 हो जाता। ठीक है, 25/4 हो जाता और ये हो जाता 14/4। ठीक है, 14/2 होता, सॉरी सिर्फ 14/2। ठीक है, और नीचे हो जाता 49/4। अब लासा लेते तो ऊपर जब आता 25 और इधर हो जाता 14 दूनी 28 बटे 14 उसमें भी और बटे 14 इसमें, सॉरी 4 इसमें भी और बटे 4 उसमें भी, वो कट जाता 49। तो ये हो जाता 53/49। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान रखना है अच्छे से। अब जैसे ये इनइक्वालिटी है, अब ये आप खुद से कर लेना, इसको सिर्फ इधर उठा लेना, उसके बाद एलसीएम ले लेना, बहुत आसान क्वेश्चन निकल जाएगा। 16 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब ये कह रहे हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रख रहा है। देखो ये मैं इसी से बता देता हूँ, इसको करने में इतना टाइम खराब मत करिए। देखो होगा क्या, सब बटे में आ जाएंगे, ऊपर में x का गुणा a+1 बटे a आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा इसका 8 और बटे में आ जाएगा a+3, इधर से 4a अपॉन में आ जाएगा 3a-1, क्योंकि हमने तीनों बराबर वाली कंडीशन लगा ली और आपको बताया था तीनों बराबर। तो एक बार इससे इसकी गुणा करेंगे, एक बार इससे इसकी करेंगे, तो ये कंडीशन बन गई पहली। इसको सॉल्व किया तो 2 वैल्यू आ गई, a=1 और a=3। इधर वाले 2 को सॉल्व किया तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, a=1 और a=2। अब ऐसा देखो दोनों में कॉमन सोल्यूशन a=-1 a=-1 आ रहा है। अब दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन होगा वही हमारा रिजल्ट होगा, अर्थात a=1। और बाकी जैसे यहाँ से 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, तो 2 देखो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक कर रहा है। कैसे, 1+1 बटे 2, 1+1 बटे में कितना आ जाएगा 1, तो 2/1 मतलब 2 आ गया। अब ये 8/4 बन जाएगा, 2 आ गया, और ये भी हमारा 4/2 बन जाएगा, ये भी 2 आ गया। तो 1 ही सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अदर कोई भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कि जितने रिजल्ट आ रहे हैं एक मान सारे के सारे लगाते चले गए। ठीक है, तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है मेरी दृष्टि से, और इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो काल्पनिक में जा रहा है, आपके पास जो आएगा ना वो रियल में आएगा, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे, जैसे ये बन गई आपकी इक्वेशन, और ये इस इक्वेशन के जब फैक्टर करोगे
तो x माइनस वन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दो रूट्स इसके इमेजिनरी में चले जाएंगे, तो सिर्फ यही बचेगा x1 लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, -1 इन्फाइनाइट से 1 तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 34 वाला देखो, बहुत से क्वेश्चन अभी हम उसी में बता चुके थे, आपको वेक्टर कैलकुलस में भी बताए थे जब पढ़ाए थे पूरा, कि जब आपसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पोजीशन नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो नॉन जीरो सोल्यूशन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, जीरो सोल्यूशन जब होता है जब LI होता है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर जीरो सोल्यूशन की बात करते तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और लीनियरली डिपेंडेंट में डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जब नॉन जीरो सोल्यूशन पूछता है तो LD होता है, और LD के केस में डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो वही LD की कहानी है, डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया। LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 लेस देन 5। डिफरेंस बोला है तो मैंने अभी जो आपको सिखाया था डिफरेंस वाले रूल से ही करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसका, रूट लेस देन √5। तो x² प्लस का ax और प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन √5 है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंस आप जानते हैं कि डिफरेंस कैसे निकलता है, d बटे में mod a। ठीक है, और ये कितना है, लेस देन 5 है। अब d का मान निकालेंगे, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, a² माइनस का 4 आ जाएगा, निकाल लेना, उसके ऊपर रोड mod a 1 है और ये 5 है, तो कितना हो गया। अब इसका वर्ग करोगे तो a² माइनस 4 बराबर, और ये लेस देन 5। अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर बुलाओ तो ये हो जाएगा 9 लेस देन 0। तो एक बार a प्लस 3 और एक बार आ जाएगा a माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 0। तो a का मान -3 और 3, प्लस माइनस और प्लस इन दोनों के बीच में आने वाला, अर्थात जो हमारा a होगा वो बिलोंग करेगा -3 से 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, -3 से 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। 36 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन अपने यहाँ कम आते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है ना उसको देखिएगा। इन्हें बोला a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4, बटे में दे रखा है a² b² b² c² और c² a²। अब आपने देखो इतना बड़ा ये क्वेश्चन किया है, बट इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में कैसे निकाल सकते हैं। देखो आपके पास कितने इस इक्वेशन में वेरिएबल दिख रहे हैं, 3, और एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 हमारे फ्री है। अगर मैं 2 को 0 भी ले लूँ, अगर 2 को 0 लिया तो मुझे तीसरा भी 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऐसा करो, मैंने a को 0 मान लिया, v को 1 मान लिया और c को -1 मान लिया। अब देखो जरा लगा के, a 0 हो गया, v 1 हो गया और c -1 हो गया, कट के 0 आ जाएगा। तो लगा दो, a तो 0, v 1 1 का पावर 4, c की पावर c -1, इसकी पावर 4 करेंगे, a भी 1, a 0 लिया तो 0 हो गया, b भी 1 है और c -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1 1 ही आ जाएगा। और इसमें भी a आ गया, a को 0 माने थे तो ऊपर आ गया 2/1, आंसर आ गया 2। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कंसीडर किए, ध्यान रख लो, a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -1, क्योंकि हमारे पास a प्लस b प्लस c बराबर 0। आप कोई भी एग्जाम्पल कर लो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान रखो, जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल्स मतलब काम के होते हैं। अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल काम का है, बाकी 2 काम के नहीं है। चाहो तो 0 मान सकते थे, बट दिक्कत ये है कि बराबर में 0 था। अगर हम 2 को 0 मान लेते तो तीसरा अपने आप 0 हो जाता, और तीनों 0 मानते तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाती। ठीक है, अब ये कह रहे हैं y बराबर 0 और y बराबर 5, ये पेयर ऑफ लाइंस है, कितना सोल्यूशन होगा अब आप खुद ही समझ सकते हो। ये x एक्सिस को ही y बराबर 0 बोलते हैं, एक y बराबर 5, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस में क्या होता है मेरे भाई, नो सोल्यूशन होता है। तो नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले वाले में दे रखा है, इसके 2 जीरोज हैं, ध्यान से देखो, एक -2 और एक 3, 2 जीरोज हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, बराबर में 0 कर देंगे इस इक्वेशन के, एक बार में 3 लगाएंगे x की जगह, फिर 0 कर देंगे। तो 2 समीकरण बनेंगे a और b में, दोनों को हल करोगे तो a b का मान आ जाएगा। या आप एक समीकरण बना लो, ऑप्शन से संतुष्ट करा लो, वो भी ठीक है, कर लोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अभी करा चुके हैं, पीछे आया है सेम क्वेश्चन 39 नंबर। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसान है, ये 9 है और ये 7 है, घटाएंगे तो 2√x बचेगा, और ये 36 उधर जाके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस का, और वर्ग कर लेंगे इसका, तो ये 2 से काटेंगे 10, वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये तो एक लाइन का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कुछ बोला ही कहाँ गया है।
41 में इक्वेशन दे रखी है एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। इनने दो दो का प्रोडक्ट पूछा है। अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो सम प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, यही होता है। इनने तीसरा लेमडा ले रखा तो लेमडा लगा लेना भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है, ये एक्स का कोफिशिएंट होता है बटे में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट सी और बटे में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। खाली में इतना बड़ा कर रखा है तो सी अपॉन ए, वैसे ही आंसर दिख रहा है, बिना सॉल्व किए ही लगा सकते हो ना, सी अपॉन ए, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। अब ये दे रखा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या होंगे, तो ये सिंपल है, गुणनखंडी तो करने हैं। 127 और 99 दे रखा है तो इसके जीरोज निकालना मतलब सिंपली क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड, अच्छा एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि द क्वाड्रेटिक, अच्छा हाँ ये बोल रखा है। अब देखो हमारा ज़रा ध्यान से देखो, इसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, इन्हें थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में दिया है तो हम बता देते हैं। 99x और प्लस का 127 लिखा है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा है तो योगफल कितना हो गया -99, ठीक है, और गुणनफल कितना हो गया 127। अब तुम बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनका योग पॉजिटिव आ रहा हो, सॉरी नेगेटिव आ रहा हो और गुणनफल नेगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव रही होंगी, जब योगफल जब गुणा हमारी प्लस में आ गई तो या तो दोनों नेगेटिव रहे होंगे या दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। अब बताओ योग आ रहा है नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होते तो योग भी पॉजिटिव ही आता ना, तो दोनों नेगेटिव रहे होंगे। समझ में आ गया, दोनों नेगेटिव का योग नेगेटिव हो जाएगा और गुणा पॉजिटिव हो जाएगी। बस यहाँ से ही दोनों से पता चल गया सिंपली। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने क्या बोला है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इनने बोला अपोजिट साइन है, कितने हैं, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होंगे तो उनकी गुणा तो हमेशा नेगेटिव आएगी ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है अर्थात सम ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो इनका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मान लो अल्फ़ा और बीटा है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना होता है, कांस्टेंट टर्म कितना p माइनस 1 और बटे में 3 लेस देन 0। 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक 0 आ रहा है एक 1 आ रहा है, प्लस माइनस और प्लस क्या होना चाहिए, नेगेटिव पार्ट, तो 0 से 1 आ रहा है तो p बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल, केस खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है 44 नंबर, अगर आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टफ मेथड में दे रखा है, मैं इसको आसान वे में करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। आज मेरा टारगेट है कि 50 क्वेश्चन करा दूँगा आपको, ठीक है, उसके बाद कल तो स्पीड में चलेंगे ही। आज अगर 50 हो गए तो 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि 225 क्वेश्चन हैं, 50 हो गए, ठीक है, तो 175 बचेंगे, तो 90 भी कराएंगे तो भी हो जाएगा, या 80 में 85 या 1 में 90 हो जाएगा। चवालीस नंबर में देखो इनने बोला ax की घात 3 bx स्क्वायर प्लस का bx और प्लस d बराबर 0। इसका एक रूट क्या है 1 है और वो भी क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक रूट रिपीटिंग टाइम से लिखा 1, इफ 1 इज ए ट्वाइस रिपीटिंग, मतलब 2 बार रिपीट हुआ है ऑफ द इक्वेशन। तो इसके इन्होंने वैल्यू पूछी कौन सी सही होगी, देखो ज़रा ध्यान से करते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर 1 इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो a प्लस बी प्लस डी बराबर 0, अर्थात a प्लस 2b प्लस डी बराबर 1 तो 0 हो गया। ठीक है, एक इसका निकाल लो सम ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस तीसरा रूट नहीं पता है उसको हम अल्फ़ा मान लिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई माइनस बी अपॉन में ये वाला कोफिशिएंट और बटे में ये आ गया। तो ये 2 उधर पहुँचा दो चाहो तो, ठीक है, अगर मैं 2 उधर पहुँचा दूँगा तो हमारा क्या बचेगा, अल्फ़ा बराबर, ये तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो माइनस बी और बटे -2 ये हो गया। अच्छा एक बार सम निकाला, यहाँ पे तो सम निकाला है हमने, एक बार इनका प्रोडक्ट भी निकाल लो। प्रोडक्ट निकालेंगे 1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो यहाँ से तो 1 बन तो एक अल्फ़ा हो गया माइनस डी अपॉन ए। एक अल्फ़ा यहाँ से आया, एक अल्फ़ा यहाँ से आया, दोनों अल्फ़ा को बराबर कर दो, तो माइनस बी अपॉन ए -2 और माइनस का डी अपॉन ए, इसका लासा ले लो तो माइनस बी -2a अपॉन ए और इधर माइनस डी ए अपॉन ए, ये कट जाएगा। तो इक्वेशन सबको उधर पहुंचा दो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2a और माइनस का डी बराबर 0। एक इक्वेशन आपके पास ऊपर है ये वाली, ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ये है। चलो मैं ऊपर वाली को नीचे लिख लेता हूँ, a प्लस 2b और प्लस डी बराबर 0। क्या करो, दोनों को जोड़ दो, सिर्फ जोड़ने पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, a और a
2a और a 3a, v और v कितना हो गया 3v, बराबर में कितना हो गया 0, एक को दूसरी साइड पहुंचा दो तो a बराबर आ गया मेरे भाई यहाँ से -b। अब a बराबर अगर -b आ चुका है, ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में लगा दो। मान लो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है हम उसी में लगा देते हैं, a + 2b + d = 0। यहाँ से a की वैल्यू -b आ गई तो ये माइनस का b आ गया, ठीक है, और ये तुम्हारा 2b है ही और d = 0। तो a 2b में से b घटेगा तो b + d = 0, अर्थात कितना आ जाएगा d बराबर आ गया -b। अब a बराबर भी -b है और d बराबर भी -b है, तीनों बराबर हो जाएंगे, a -b = d। तो ये ऑप्शन जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा। काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन घुमाव दिया था, ठीक है, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये थोड़ा सही से नहीं लिखा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के -b होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, इस तरह से करते तब सही हो जाता। ए डी बराबर है b माइनस में है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ 45 नंबर, देखो कितने अच्छे से समझाता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x² - x + 1 = 0। इसके रूट इन्होंने बोला अल्फ़ा बीटा हैं और आपसे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट α² और β² हों, ठीक है। इसके दिए हुए हैं और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको पता है ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, x² - x + 1 = 0, इसके रूट होते हैं -ω और -ω²। अर्थात ये हमारा अल्फ़ा था और ये हमारा बीटा था। अब हमें क्या चाहिए α², तो α² चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए -ω का, तो -ω का स्क्वायर मतलब ω² हो गया, ठीक है। अब ये वाला दूसरा हमारा β², ये पहले से ही -ω² है, अब इसके ऊपर 2 पावर और हो गई, तो ये हो गया ω⁴ मतलब ω। अब हमारे रूट क्या बन गए, α² β² आ चुके हैं, ω² और ω² की इक्वेशन होती है x² + x + 1 = 0। विदाउट सॉल्विंग ये इतनी जगह तुम्हारा काम करेगा कि आप बस देखते ही आप इसके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। 46 नंबर आपको कॉम्प्लेक्स में बहुत बार कराया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, ठीक है। वैसे वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, बट इसका जब आप x का मान निकालेंगे तो x का मान वही आ जाएगा जो वहाँ पे आया था। तो यह आ गया 1 + i√3 और यहाँ पे आ गया 1 - i√3। तो जब आपको अल्फ़ा और बीटा मिल गए तो आप आगे का काम तो कर ही सकते, दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को जोड़ दो बस, ठीक है। अल्फ़ा ए अल्फ़ा आ गया तो अल्फ़ा की पावर n करके बीटा की पावर n करके जोड़ेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा 2 की पावर n + 1 और cos nπ/3, ठीक है। बस x का मान निकालना था, x का मान सीधाचार्य से निकल जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, कर ही लेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं वो AP में हैं, तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखो बहुत आसान हो जाएगा, a - d, a और a + d इसके रूट्स ले लेंगे। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, सम क्यों निकालेंगे, +d - d कट जाएगा, a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आ गया 4। आपकी प्रोडक्ट वाला लगा लो या तो आप प्रोडक्ट वाला ही लगा लो, तो उसमें क्या बनेगा a - d, a और a + d, तो प्रोडक्ट वाला उधर से देख के निकाल ही लेंगे, कितना आएगा -d/a, ये आ गया। यहाँ से a² d² a की वैल्यू हमें पता है, लगा देंगे तो d का मान आ जाएगा +-3, कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, x बराबर पहले 1 रखेंगे समीकरण में, 0 कर देंगे, x बराबर -3 रखेंगे फिर 0 कर देंगे, तो a और b में 2 समीकरण मिलेंगे जिनको हल करके आप a b के मान निकाल सकते हो। 49 नंबर में ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन सिर्फ पहले केस में होता है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन हमारा केस क्या होता है भाई, a1/a2 जब पैरेलल लाइंस होती हैं, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला हमारा केस होता है। तो सिंपली करेंगे, देखो इसमें x का गुणांक 2 है, इसमें 6 है, तो 2/6 हो गया मेरे भाई। इसमें हमारा 12 लिखा, इसमें k लिखा, दोनों में माइनस है, और तीसरा नॉट इक्वल टू c है 7/15। वैसे ही बराबर नहीं दिख रहा इन दोनों को, क्योंकि आंसर सब बराबर में ही दिए हुए, तो पहले दूसरे को ही सॉल्व कर लो। तो इधर से आ जाएगा माइनस माइनस तो कट गया, तो 2 के बराबर, ठीक है। यहाँ से चाहे काट लो, ये 3 कर लेते, तो 2 के नहीं सीधे सीधे लिखो k बराबर 12×3 = 36। क्या पे गलत हुआ, इसमें कितना था 2 में आ गया 6, इसमें k, अच्छा उल्टा कर दिया, सॉरी तभी नहीं आया। तो 2 में 6, इसमें k/12, इधर k है इधर 12 है, उल्टा लिख गया,
ठीक है, ये हो जाएगा, तो ऊपर वाले में ठीक हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो के बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 आ जाएगा। बस यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 50 है, करने को मैं आपको करवा सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 50, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है, कि ऐसी पावर दे रखी हो और आपसे इतना लंबा चौड़ा करके क्वेश्चन करवाए। देखो मैं करने के लिए आपको बता इसलिए देता हूँ जिससे कि आपका जो डाउट है ना वो दूर हो जाए कि ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट आप इसको एग्जाम में टच नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, पहली बार तो आएगा ही नहीं है। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं तो मतलब कोई भी तुक्का उक्का लगा के आगे बढ़िएगा, बट अगर नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। पहले सिंपली समझिएगा इन्होंने क्या है, पहले तो सारे केस बना के दिखाने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। बराबर 1। अब मान लो मैंने इस फॉर्मेट को एक कंसीडर करा है कि ये हमारा a की पावर v बराबर 1 की तरह है, ठीक है। अब इसके देखो कितने केस हो सकते हैं। मान लो अगर मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 में 0 कब आ सकता है, जब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो भी केस हमारा तो रिजल्ट 1 दे सकता है। तो एक कुछ भी हो, b की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो भी रिजल्ट 1 देगा, तो b की वैल्यू 0 कर दो, तो b बराबर क्या है, मतलब ऊपर वाला x² प्लस का 4x और माइनस का 60, इसको क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। तो 0 के बराबर करोगे तो रूट तुम्हारे निकल के आ ही जाएंगे। कितना 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 10 होगा और माइनस का 6 होगा, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी x की, एक तो माइनस का 10 और 6, तो 2 रिजल्ट निकाल लिए पहले केस से। अब केस नंबर अगर मैं 2 यूज करूँगा, 2 में क्या अगर मैं कर लूँ, नीचे वाली वैल्यू मैं 1 मान लूँ, ऊपर वाली वैल्यू कुछ भी हो तो वो रिजल्ट 1 ही आएगा बराबर में। हम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो a बराबर 1 मान लेते हैं और ऊपर पावर कुछ भी होगी वो 1 ही आएगा। तो a बराबर 1 का मतलब क्या हो गया हमारे भाई, x² माइनस का 5x प्लस 5 बराबर 0, ये बन गया। तो इसके तो गुणनखंड बहुत हो जाएंगे, सिंपली तो हो रहा है, x 1 हो रहा है और x 4 हो रहा है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी 1 और 4, समझ रहे होगे। केस नंबर 3 इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि अपने में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इसलिए इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। केस नंबर 3 में क्या कर लो, देखो 3 में इन्होंने क्या करा है, हाँ यही कर सकते हो कि नीचे अगर मैं a की वैल्यू -1 ले लूँ और v को मैं इवन मान लूँ, कोई भी इवन नंबर मान लूँ, तब ये कंडीशन बन जाएगी। अगर नीचे -1 है और b की वैल्यू इवन हो गई तो कुल मिला के 1 ही आएगा ना रिजल्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या माना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको -1 के बराबर मान लिया, तो x² माइनस 5x प्लस 5 और ये -1 इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस का 6 हो जाएगा। और प्लस का 6 हुआ तो गुणनखंड 2 और 3 में टूट जाएंगे, ठीक है। तो एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, तो इतने रिजल्ट आ चुके हैं हमारे पास, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से। बट एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कौन सी वैल्यू लगाने से ऊपर वाला इवन आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला इवन भी तो चाहिए हमें। x² 4x माइनस 60, अगर मैं इसमें 2 लगाता हूँ तो 2 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 4, और ये 4 दूनी 8 हो गया और माइनस का 60, तो ये कितना दे रहा है 48 दे रहा है माइनस का, मतलब 2 से कट रहा है, इवन है। तो 3 से देख लो एक बार कट के, 3 का वर्ग 9 और 4 3 12, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं, 12 9 21 होगा, 21 60 में से घटेगा, तो 21 60 में से घटेगा तो बचेगा कितना 39 बचेगा, सॉरी 39 बचेगा। और ये कैसा है 9 बचा लास्ट में, तो ये ऑड हो गया, तो ये 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 3 रिजल्ट नहीं हो सकता। और बाकी सभी का क्या पूछा है, योगफल पूछा, तो एक तरफ से जोड़ लो भाई, -10 6 1 प्लस 4 प्लस 2, 3 क्यों नहीं जोड़ा, 3 संतुष्ट नहीं कर रहा था। अब देखो ये 6 और 4 10 मेरे भाई, 10 से 10 कट गया, 1 और 2 कितना हो गया 3। तो इतने बड़े क्या क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, आप समझ सकते हो, कभी नहीं आएगा। और आएगा तो भी तुम क्या टच करोगे इनको, बिल्कुल टच नहीं करना। पता चला एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में तुमने 10 क्वेश्चन का टाइम बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है, उसको भी देखना है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। 51 नंबर, चलो 51 पे मुहूर्त पे ख़त्म करते हैं। क्या लिखा है, a² माइनस b²। अब आपको पता है इसके फैक्टर a प्लस v और a माइनस b होते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा। अब देखो रिजल्ट में क्या दे रखा है, a एंड v आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर है ये, ठीक है। सच दैट इज ए प्राइम, a² माइनस b² कैसा है, एक प्राइम नंबर है। a² माइनस b² इज ए प्राइम, देन a² माइनस b² इज इक्वल टू, अगर ये प्राइम नंबर में होगा तो अगर मान लो आप प्राइम नंबर में अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा प्लस वाली वैल्यू से कटेगा, माइनस वाली वैल्यू से नहीं कट पाएगा, क्योंकि इन्हें बोला प्राइम भी आना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने एक को 3 माना, एक को 2 माना, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 5 बच गया, ठीक है। और 3 और 2 का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ समझना है। अगर मान लो आप इसको अगर प्राइम नंबर्स मतलब कुछ और ले लेते, क्योंकि ये कट तो दोनों से ही रहा है ना,
ये, क्योंकि इन्होंने यही बोला है ना कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे बोल देंगे कि किसके बराबर होगा। तो अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूँगा, जैसे 2 और 3 लगा दिया मैंने, 2 और 3 लगा दिया, चाहे इधर से लगा लो, आप इसको सॉल्व ना करो, आप इसको सॉल्व कर लो। 2 और 3 लेके 3 + 2 और इधर हो जाएगा 3 - 2। अब देखो ज़रा ध्यान से, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना आ गया, 5 आ गया। और इधर से करोगे तो भी वो 3 और 2 5 ही आ रहे हैं तुम्हारे। इधर से करेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो 5 आ गया। तो इसका मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, ये प्लस के बराबर आ गया ना, इन दोनों के प्लस के बराबर आ गया। 3 + 2 = 5, तो इसका वैल्यू जो होगा a + b के बराबर हमेशा रहेगा जब भी प्राइम में पूछा गया, तो a + b। ठीक है, अब 52 नंबर से कल कराएंगे। आज का वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई।